कुर्स्क के बदले क्रीमिया की मांग संभव है। रूस को क्रीमिया से हटाने की भी शर्त रख सकते हैं। क्रीमिया के एयरबेस खाली करने की शर्त रखी जा सकती है। तो देखिए, युद्ध विराम का ज़ेलेंस्की का फॉर्मूला क्या है, जरा यह भी तो समझिए। ज़ेलेंस्की क्या चाह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या डिमांड रखी जा सकती है अगर युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की टेबल पर बैठना हो रूस के साथ। पहला, रूस को क्रीमिया से हटना होगा। दूसरा, रूस को सेवेस्तोपोल बेस छोड़ना होगा। क्रीमिया के सभी एयरबेस खाली करने होंगे। जी, और रूस को डोनेस्क और लुहांस्क छोड़ना होगा। भविष्य में डीपीआर, एलपीआर स्वतंत्र राज्य नहीं होंगे। समझौता हुआ तो इस पूरे क्षेत्र पर यूक्रेन का कब्जा होगा। ये शर्तें ज़ेलेंस्की की हो सकती हैं। सवाल घुमा फिरा कर समीर वही है कि क्या ये शर्तें मानी जाएं? बिल्कुल। सुमित चौधरी, जरा बताइए, ज़ेलेंस्की ने अपना फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन मनीष अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो पुराना गाना याद आता है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो अमेरिका का दबाव तो जबरदस्त नजर आ रहा है। अमेरिका यह भी कह चुका है अब मदद मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पर कि आपकी पूरी खनिज संपदा, खनिज भंडार पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। तो हाथ में कुछ बचा हुआ तो नजर आ नहीं रहा है। नेटो की सदस्यता दूर दूर तक मिलने के कोई आसार नहीं है। वो ख्वाब तो अब ज़ेलेंस्की कब का छोड़ चुके हैं। तो ज़ेलेंस्की के हाथ में कुछ बचा है क्या कि वो मजबूती से अपनी शर्तों के सामने रख सके रूस के? समीर, ये जो ज़ेलेंस्की की शर्तें हैं, ये कमोबेश ज़ेलेंस्की नहीं, नाटो की शर्तें हैं, ये यूरोप की शर्तें हैं। और आप मान के चलिए कि आप जब कोस्टल लाइन की बात करते हैं, चाहे क्रीमिया की बात कर लीजिए, ओडेसा की बात कर लीजिए, सेवेस्तोपोल की बात कर लीजिए, रूस इनको कभी नहीं अपने हाथ से जाने देगा। रूस ये जानता है कि ये वो गेटवे है जो यूरोप तक सीधा जाता है। और रूस ये भी जानता है कि जिस दिन उसने ये गेटवे छोड़ा, जिस दिन उसने मांगी, उस दिन वो रूस का आधे से ज्यादा हिस्सा नाटो को या फिर आप यूरोप को थाली में परोस कर दे देगा। और यही वजह है कि रूस सीधे तौर पर, मैं आपको बताऊं, ये मांगों को पूरी तरीके से खारिज कर देगा। और जब नेगोशिएशन होगा, भले वो कुर्स्क की बात कर लीजिए, डीपीआर की बात कर लीजिए, एलपीआर की बात कर लीजिए, रूस अपनी शर्तों को मनवाएगा, यूक्रेन की शर्तों को माने नहीं। और अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी देर पहले सुना, उन्होंने साफ कर चुके हैं कि नाटो में तो यूक्रेन के जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, नाटो की तो बात ही खत्म हो गई। दूसरी बड़ी शर्त यह थी कि लगातार क्या अब यूक्रेन उस तरीके से काम कर पाएगा, उस तरीके से कुर्स्क में रह पाएगा? मैं आपको बताऊं कि वो भी संभव नहीं है। और अब ये बातचीत का दौर ये दिखाता है कि रूस और अमेरिका के बीच में जो सहमति बनी है वो ये बनी है कि जहां पर रूस आकर बैठ चुका है वो एरिया उसी का होगा और यूक्रेन की ज्यादा बातें नहीं मानी जाएंगी। इसमें यूक्रेन को जरूर समझा दिया जाएगा कि आपकी रीबिल्डिंग के लिए हम आपके साथ हैं, लेकिन इन ऑपरेशंस के लिए हम आपके साथ नहीं है। और यही सबसे बड़ा लगता है पेच भी है, जिसको अनबने ढंग से, बिना मन के भी ज़ेलेंस्की को स्वीकार करना होगा, यूरोप के देशों को स्वीकार करना होगा। अभी तक की स्थिति तो यही कहती है। और देखिए, जिस तरह के हालात हैं उसमें अब ट्रंप की जो भूमिका बताई जा रही है कि वो इन शर्तों के साथ या इन बातों के साथ मिलेंगे पुतिन से, तो क्या वाकई में यही बातें टेबल पर भी होंगी, ये भी एक सवाल है। देखिए, ज़ेलेंस्की की शर्त आपको हमने बता दी, अब आपको ज़ेलेंस्की के खिलाफ पुतिन का प्लान भी बता देते हैं कि पुतिन की योजना क्या है, उनकी शर्तें क्या हो सकती हैं। ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध विराम वार्ता नहीं की जाएगी, ये एक बड़ी शर्त हो सकती है। और ज़ेलेंस्की का कार्यकाल मई 2024 में खत्म हो गया। यूक्रेन चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति से वार्ता होगी, ये पुतिन की तरफ से प्रपोज किया जा सकता है। युद्धकाल में चुनाव तो डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव, ज़ैपोरिज़िया में मतदान नहीं, ये भी एक उसमें शामिल किया जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं पुतिन की शक्ति को भी दिखाएगा। अगर इन शर्तों पर वहां मतदान होता है तो इन इलाकों पर रूस का दावा मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ही तो ये शर्तें या ये कंडीशंस हो सकती हैं पुतिन के इस पूरे पीस नेगोशिएशन को आगे बढ़ाने की।